हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूं विगत 3 सालों से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है आप इसको देखेंगे। हम लोग सबसे पहले अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जब मोशन करता है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन। अगर कोई बॉडी अपने एक पोजीशन से मूव करके दूसरे पोजीशन में अगर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर क्या होता है रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करेगा, घूमेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट है ओ, ये एक फिक्स्ड है, ये स्थिर है और इसके चारों बगल कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन कर रहा है किसी जिग जैग पाथ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे ही मूव करे, इस तरह के पाथ पे अगर मूव कर रहा है मान लीजिए, तो इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे अर्थ का सन के अबाउट घूमना एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना एक रोटेशनल मोशन कहलाता है। चांद का जो है सो पृथ्वी के अबाउट घूमना रोटेशनल मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर घूमता है या मोशन करता है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन इन जनरल कहेंगे। या किसी एक्सिस, जब और किसी पॉइंट से बेहतर है कि आप किसी एक्सिस के अबाउट कहें तो और भी बेहतर है। किसी एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट करना, किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट है जो रोटेशनल मोशन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क की, या मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक यहाँ पे हमने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने बन दिया, ये है, ये ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए, और यह ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं रोटेशन मोशन ये कर रहा है। तो रोटेशन के लिए किसकी आवश्यकता है, टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर्क कोई नया फोर्स नहीं है, यह फोर्स का ही एक दूसरा फॉर्म है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने ए दिया है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, और यह फिक्स्ड पॉइंट जो स्थिर बिंदु है ओ के अबाउट, ये स्थिर बिंदु ओ है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए रोटेट करेगा। तो हमें टॉर्क हमें डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ये आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ क्या है, एक फोर्स है जो हमने इस पार्टिकल पे एग्जर्ट किया है। और यह जो फोर्स है वो इस पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस फोर्स का अगर कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑरिजिन से फिक्स है, बंधा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव नहीं कर सकता, तो किधर जाएगा, तो इधर मूव नहीं कर सकता। तो एक ही इसके पास ऑप्शन है कि ये बॉडी इस फोर्स के अलॉन्ग मूव करे। तो यह जो एफ साइन थीटा है, अगर हम इसको क्या करें, इस आर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा, या उसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। तो जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा टॉर्क का हम लोग ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें टॉर्क को तो हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, एफ के बराबर होगा, या मॉड नहीं आएगा। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए, एक तरीका तो ये हुआ कि आप इस तरह से कंपोनेंट के इसको हमने क्या किया, रिजॉल्व किया। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, और
इस पॉइंट से ओरिजिन से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इसका नाम हम कुछ देते हैं, इसका नाम देते हैं P देते हैं। तो ये OP जो है, ये OP को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ वेक्टर कहेंगे, आर्म ऑफ, या लीवर भी इसको कहा जाता है, आर्म ऑफ फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस फोर्स के लिए यह जो OP है एक तरह से आर्म की तरह काम कर रहा है। आर्म मतलब हाथ की तरह ये काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो अगर इस OP का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होगा, ये R है, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए यह जो है OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर है तो आप साइन थीटा में लेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OP अब बाई हेपेटिन्यूज होता है, तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा, R साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो फोर्स हमने लगाया है F, और उसका आर्म लेंथ कितना है, आर्म लेंथ का वैल्यू हो गया R साइन थीटा के बराबर हो गया। तो अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं टॉर्क को। तो सिंपली आपको याद रखना है टॉर्क बराबर कितना होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर या RF साइन थीटा के बराबर होता है। जहाँ R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जहाँ R क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, जिसके अबाउट में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन वेक्टर हमारा R है। F क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स जो हमने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा RF साइन थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे टॉर्क क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स चूंकि दो वेक्टर का क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट के हो रहा है, R क्रॉस F हो रहा है, R क्रॉस F। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसका डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है और आपका जो पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर है आपका R वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए जो R और ये जो F है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक प्लेन फॉर्म कर रहा है, एक प्लेन बना रहा है। तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब है कि परपेंडिकुलर होगा तो किधर हो, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब ये डिसाइड करेगा R और F डिसाइड करेगा। सपोज करते हैं कि ये R वेक्टर का डायरेक्शन है और फोर्स हमने इस दिशा में लगाया है, इस दिशा में लगाया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये R वेक्टर मान लीजिए और फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया। सपोज कीजिए इस दिशा में जो मेरा फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को। हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को इस तरह से रखेंगे कि अपने फिंगर को आप क्या कीजिए, R वेक्टर की तरफ रखिए और इस अपने तलहटी को हम लोग स्मॉल एंगल से क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे। तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको टॉर्क का डायरेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्मॉल एंगल से घुमाना है, याद रखना है, स्मॉल एंगल से आपको रोटेट करना है। तो अगर हमने R से P की तरफ गया तो थंब ऊपर के डायरेक्शन में है, तो फॉर जो टॉर्क हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क हो जाएगा। अब ऐसा ही इसको हम पलट दें, अगर हम मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा क्या R वेक्टर है और इस डायरेक्शन में अगर क्या हो, मेरा फोर्स हो, अपोजिट हो गया। अगर मेरा ये हो गया आपका R वेक्टर का डायरेक्शन, अब ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। तो इस बार भी हम दाहिने हाथ ऐसे रखेंगे तो हमारा फिंगर तो ऐसे नहीं घूमेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे तो नहीं घुमाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दाहिने हाथ को इस तरह से रखना पड़ेगा और तब अगर स्मॉल एंगल से घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो आपको टॉर्क देगा। तो इस बार क्या हो रहा है, इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो एकदम से सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने दाहिने हाथ को R वेक्टर की तरफ रखना है और स्मॉल एंगल से क्या करना है, उसको घुमाना है अपने तलहथी को। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि जो टॉर्क क्या होता है। तो यहाँ पे वही एक स्लाइड आया है जो डिफिनेशन डिफाइन किया गया टॉर्क ऑफ द फोर्स। आप जो हमने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा टॉर्क किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसका यूनिट क्या होगा। तो जो R जो है मेरा पोजीशन वेक्टर है और F क्या है, फोर्स है। तो जो R है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन।
तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। न्यूटन मीटर इसका आपको यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमें लगता है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम लोग डिफाइन करेंगे या इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं आपको, जो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक रॉड है इस तरह से, और यह रॉड का लेंथ मान लेते हैं ये 1 मीटर के बराबर है मान लीजिए, और इस पर जो है फोर्स अलग अलग जगह पे लग रहा है। एक यहाँ पे लग रहा है, जो फोर्स है वो इस पर एकदम से परपेंडिकुलर लग रहा है, और इस फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं 10 न्यूटन के बराबर है। और 10 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, लेकिन यह जो फोर्स है वो 30 डिग्री के एंगल पे है, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, और 10 न्यूटन का ही, या मान लीजिए 5 न्यूटन ही है, इस तरह से मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ लगाया। तो हमें कह रहा है कि अगर ये पॉइंट O है, ये रॉड इस पॉइंट O के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, टॉर्क की। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 10 न्यूटन कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस रॉड पे, और यह जो 5 न्यूटन है यह कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा रॉड पे, हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब इस पहला केस में देखिए, जो फोर्स जो है वो इस डिस्टेंस पे, ये जो पोजीशन वेक्टर इसको मान ले तो उस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो टॉर्क है वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, RF साइन थीटा हमने बताया है, तो साइन 90, तो साइन 90 1 के बराबर होता है। तो सिंपली कितना हो जाएगा, वो RF के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और फोर्स कितना लगाया हमने, 10 न्यूटन का लगाया है। तो आपको टॉर्क कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस 10 न्यूटन के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें कि अगर हम इस 5 न्यूटन के कारण टॉर्क निकालने के लिए जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर उसका वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या होगा, RF यहाँ साइन कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और R का वैल्यू यहाँ पे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हाफ मीटर पे है, 1/2 मीटर पे मान लीजिए। तो 1/2 फोर्स का वैल्यू हमने माना था 5 न्यूटन, इंटू क्या हो जाएगा, साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 ही होता है, 1/2, और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 4, यानी तो 5/4 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स हमने 30 डिग्री के एंगल पे हाफ मीटर पे लगाया, तो टॉर्क का वैल्यू 1.25 न्यूटन मीटर के बराबर हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 न्यूटन नहीं रखता, अगर 10 न्यूटन ही अगर हम लेते, 10 न्यूटन ही लेते तो टॉर्क कितना होता, तो 1/2 इंटू हो जाएगा 10, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो भी कितना हो रहा है, 2.5 न्यूटन मीटर ही हो रहा है, देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, 10 न्यूटन का भी हमने फोर्स लगाया 30 डिग्री एंगल पर, तो टॉर्क बहुत कम हो रहा है, ठीक है। जबकि वही 10 न्यूटन का फोर्स अगर हमने यहाँ लगाया था, जो इस ऑरिजिन से कितना मीटर पे था, 1 मीटर पे, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया है, 10 न्यूटन मीटर के बराबर प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट को घूमना है, उससे जितना ही दूर रहेंगे, दूर पर जाके अगर फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आसानी से रोटेट करेगा। इसका ये यूज हम लोग करते हैं, जैसे ट्रक है, बस है, उसका जो नट वाल्टू होता है उसको खोलने में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा रॉड ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं खोलने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये था टॉर्क। तो टॉर्क आई होप हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। कुछ और बात बता देते हैं कि जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या बताया, RF कितना होता है, साइन थीटा के बराबर हमने बताया आपको। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, चाहे पीछे एक स्लाइड पे फिर जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पे ये R है, ये मेरा F है, और ये एंगल कितना है, थीटा है।
तो अगर थीटा का वैल्यू अगर कितना हो जाए 0 डिग्री अगर होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होगा 0 होता है, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। कि जिस डायरेक्शन में मान लीजिए पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम हो तो कोई टॉर्क वहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब बॉडी रोटेट नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कर इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो उसके द्वारा उत्पन्न टॉर्क का वैल्यू कितना होगा 0, कोई टॉर्क नहीं होगा, मतलब बॉडी उसके कारण रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिए, पीछे जाइए थोड़ा सा, हाँ अगर थीटा का वैल्यू अगर कितना हो जाता, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हो जाए, 90 डिग्री मतलब इस पोजीशन वेक्टर के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लगा दें तो साइन 90 कितना होता है 1 के बराबर, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा RF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और चाहे 180 कर दीजिए तो भी क्या होगा, वही साइन 180 का वैल्यू कितना होगा 0, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ लगता रहता है, और जो पोजीशन वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए उसके कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कोई बॉडी को ये क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस उसके कारण 0 होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई होप कि हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो है एंगुलर मोमेंटा का। पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। आप पहले उसको बात करने से पहले इसको हम एरेज कर लेते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। हमने इसको लिख दिया है इस पे। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान दीजिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है किसी टॉर्क किसी फोर्स के कारण, तो नेचुरल है कि उसमें मोमेंटम भी होगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर चूँकि बॉडी क्या है रोटेट कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये मोमेंटम जो है जैसे लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से ये आपका है एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में बॉडी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। यहाँ पे बॉडी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव तो नहीं करता है, किसी एक स्थिर बिंदु के अबाउट क्या होता है, ये रोटेट करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए डायग्राम बना होगा, हाँ आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ दे दीजिए ए है, और इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कितना है, पी वेक्टर के बराबर हमने मान लिया है। और ये पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर ये है आपका लीनियर मोमेंटम। और ये हमने एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दिया है, इसमें भी वही रूल है, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा के बराबर। और इसमें अगर इसका नाम कुछ दीजिए, हम देते हैं, इसका नाम कुछ देते हैं, एम देते हैं। तो इस ओ एम का अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपको हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसको हम लिखते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसको हम लोग लिखते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक सिंगल पार्टिकल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर होता है। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही रूल लगाएंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर है उस दिशा में अपने दाहिने हाथ को रखिए और अपने ये फिंगर्स को टर्न कीजिए मोमेंटम के तरफ। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आर वेक्टर और पी वेक्टर जो प्लेन फॉर्म करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका पी वेक्टर है, ये क्या है आपका आर वेक्टर का डायरेक्शन है।
तो अगर हम लोग क्या करें, इस आर के पैरेलल में एक वेक्टर बनाएं, इस पी के भी पैरेलल में एक वेक्टर बनाएंगे, तो यह एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन पे क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्योंकि आर इधर है, हमको जाना ऐसे है, तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यही अगर मान लीजिए आपका आर वेक्टर का डायरेक्शन हो, अगर ये पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, तो जो इस बार जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपने सही समझा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट का जो आर जो है वो मीटर होगा, मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये एक सिंगल पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम आपको बताया, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहे, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये जो सिस्टम है वो ढेर सारे पार्टिकल्स के क्या है, बने हुए हैं, मान लीजिए ढेर सारे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो अगर हमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो प्रोसेस वही है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सिंगल पार्टिकल का हम मोमेंटम पहले निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसका नाम देते हैं ith पार्टिकल, इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, pi, जो इस डायरेक्शन में है, और इसका पोजीशन वेक्टर o के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ri है। तो इस सिंगल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा li, वो किसके बराबर होगा, ri वेक्टर क्रॉस हो जाएगा pi वेक्टर के बराबर हो जाएगा। एक सिंगल पार्टिकल का ये एंगुलर मोमेंटम हुआ। अब इसमें क्या है कि सभी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सभी पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इसी तरह से निकाल लेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। डायरेक्शन हमने पहले ही बता दिया है कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल के सबको ऐड कर देंगे। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे किसी बॉडी का, तो क्या होगा, समेसन अवर कितना हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। मीन्स आपको आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकाल लेना है इंडिविजुअल पार्टिकल का, और उसको आपको ऐड कर देना है 1 से लेकर के, अगर जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल तक आपको उसको सम कर देना है। तो इस तरह से आपको क्या निकल जाएगा, सिस्टम का जो है सो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के उसको ऐड कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर